नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन की चुनौती का जवाब आ रहा। जवाब भारत की वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ाने फ्रांस से रफाल आ रहा। रफाल जिसका मतलब होता है आग की तेज बौछार। जुलाई में रफाल का आना पहले से तय था, लेकिन लद्दाख में चीन की चोरी और सीनाजोरी देखने के बाद भारत ने फ्रांस से बात की, जिसके बाद फ्रांस ने 4 की बजाय 6 रफाल भेजने का फैसला किया। खबर है कि रफाल विमानों का यह पहला जत्था 27 जुलाई को भारत पहुंच जाएगा, जिन्हें अंबाला में तैनात किया जाएगा। अंबाला में वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन को रफाल का पहला घर बनाने का फैसला पिछले साल ही हो गया, क्योंकि यहां से पाकिस्तान और चीन दोनों को जवाब देने में रफाल को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए अंबाला रफाल अगर अपनी पूरी रफ्तार से उड़ान भरे तो 7-8 मिनट से भी कम समय में पाकिस्तान के सिर पर सवार होगा, और लद्दाख में चीन की सीमा लांघने में भी उसे वहां से ज्यादा 15 मिनट लगे। सुखोई, मिग, मिराज और जैगुआर जैसे विमानों के रहते भारतीय वायुसेना चीन को जवाब देने में पहले भी सक्षम थी, लेकिन रफाल के आने के बाद उसकी मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। रफाल की खूबियों का फिलहाल चीन के पास कोई जवाब नहीं है। लड़ाकू विमानों की जो गहरी समझ रखते हैं लोग, वो भी मानते हैं कि चीन के सबसे आधुनिक लड़ाकू जहाज चंगडू J-20, उसकी भी हिम्मत नहीं होगी कि वो रफाल से सीधे टकराने के बारे में सोचे। रफाल की जितनी कीमत है उसका 30%, कीमत का 30% रडार और दुश्मन के हमले से बचाने वाले उपकरणों पर ही खर्च किया गया है। इसलिए हवाई हमले के समय रफाल का पीछा कर पाना, उस पर निशाना साध पाना बहुत मुश्किल। 60 साल से भारत की सीमा पर चीन की हेकड़ी जो रक्षा विशेषज्ञ देख रहे हैं, वो भी मानते हैं कि रफाल की तैनाती बिल्कुल सही फैसला है। अगर अब चीन ने 1962 जैसा दुस्साहस दिखाया तो भारत उस जंग की कसक भी मिटा देगा। आज तक ठीक पता नहीं चल पाया कि आखिर 1962 की जंग में भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। 1962 में भारतीय वायुसेना के पायलट रहे रिटायर्ड एयर मार्शल RS बेदी ने 6 साल पहले इंडियन डिफेंस रिव्यू में एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने बताया था कि 62 की जंग में चीन की हवाई ताकत आंकने में खुफिया विभाग से चूक हो गई। सरकार और भारतीय वायुसेना के बड़े अफसरों को भी लगा था कि अगर चीन के खिलाफ वायुसेना को उतारा गया उस वक्त, तो लड़ाई की चपेट में कोलकाता जैसे शहर भी आ जाए। यह आकलन था। 1962 में भारत में अमेरिका के राजदूत थे जॉन केनेथ गैलब्रेथ। वो भी कुछ ऐसा ही ज्ञान दे चुके थे। तब के प्रधानमंत्री नेहरू ने जब तक अमेरिका से हवाई हमले के लिए मदद मांगी, तब तक चीन ने लड़ाई बंद करने का ऐलान कर दिया एक तरफा। तो बहुत बाद में समझ में आया कि 1962 में अगर भारत ने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता तो जंग की तस्वीर कुछ और ही हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त चीन की वायुसेना के पास तिब्बत से लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए ढंग की हवाई पट्टी तक नहीं थी, रनवे ही नहीं था। और ना चीन के पास उस वक्त ऐसे लड़ाकू विमान थे जो बीजिंग या दूसरे शहरों से उड़ान भरकर दूर से भारत के नजदीक फटक पाते। 1962 की वो शायद बड़ी रणनीतिक चूक थी, जिसकी टीस अब तक हर भारतीय के दिल में।
अब अगर नौबत आई तो रफाल चीन से उस पुरानी टीस का बदला चुकाने के काम भी आ सकता है। अंबर से समंदर तक घिरा चीन। अब ना आसमान में मिलेगी चीन को पनाह, न समंदर में मिलेगा साजिश का ठिकाना। क्योंकि अब हिंदुस्तान में आ रहा है शोलों की बौछार करने वाला ब्रह्मास्त्र। एलएसी पर चीन और एलओसी पर पाकिस्तान की चालबाजी पर लगाम लगाने के लिए अब हिंदुस्तान के पास वो हथियार आ गया है जिसके गरजने भर से दुश्मन कांप उठता है। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है राफेल। जिसका मतलब है शोलों की बौछार करने वाला। भारत और फ्रांस के बीच जिस दिन राफेल लड़ाकू विमान के सौदे पर मुहर लगी थी, उसी दिन चीन और पाकिस्तान का सिरदर्द बढ़ गया था। राफेल का पहला बेड़ा उस वक्त भारत की सरजमीन पर कदम रखने जा रहा है जब चीन हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। यही वजह है कि राफेल के भारत आने की खबर से ही बीजिंग में हड़कंप मच गया है। फ्रांस से हुए रक्षा समझौते के तहत भारत को जो राफेल विमान मिलने थे, उसकी पहली खेप बस हिंदुस्तान पहुंचने ही वाली है और इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। चीन से हुए विवाद के बीच इस लड़ाकू विमान के हिंदुस्तान पहुंचने की खबर ने ही दुश्मन देशों को दहला दिया है। राफेल की पहली खेप जुलाई के आखिरी हफ्ते में आएगी। माना जा रहा है कि 27 जुलाई को राफेल भारत पहुंच सकता है। राफेल की पहली खेप में 6 लड़ाकू विमान भारत आएंगे। कोरोना की वजह से विमान की डिलीवरी देर से होने का खतरा था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के मंत्री से इस बारे में बात की। बातचीत में फ्रांस ने तय समय पर ही विमान देने का वादा किया, जिसके बाद अब विमान जुलाई के आखिरी हफ्ते में हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। राफेल के हिंदुस्तान की फौज में शामिल होने के साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जो राफेल है ये 4+ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट है। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये 50,000 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जा सकता है और इससे तमाम सारे एयरफोर्स की नीड्स पूरी होती हैं। राफेल एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं, और इसकी वजह है राफेल की खूबियां और इसकी ताकत, जिसे सुनकर ही दुश्मन दहल उठता है। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है और इसमें 17,000 किलोग्राम तक ईंधन भरा जा सकता है। इसकी रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह विमान 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये राफेल की कुछ खूबियां हैं, लेकिन दुश्मन के डर की असली वजह इसकी ताकत है। राफेल दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस है और इसमें दुश्मन पर वार करने की जितनी खूबियां हैं, उससे कहीं ज्यादा दुश्मन के वार से बचने के साधन, इसलिए इसे अभेद्य विमान कहा जाता है। इस विमान में हवा में मार करने वाली मिसाइल लगी हुई है। ये एक उड़ान में 8 से 10 मिसाइल ले जा सकता है। इसके साथ ही विमान के पंखों में लेजर गाइडेड बम लगे होते हैं।
राफेल परमाणु हमला करने में सक्षम है और इस विमान से लेजर गाइडेड मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है। राफेल एंटी शिप अटैक करने में भी सक्षम है और रफ्तार इतनी ज्यादा है कि विमान रडार की पकड़ में भी नहीं आता। इसके अलावा विमान में एक बार में 125 राउंड फायर करने वाली गन भी लगी है। विमान एक बार में दुश्मन के 40 ठिकाने का पता लगा सकता है और एक बार में दुश्मन के 4 ठिकाने तबाह कर सकता है। राफेल फाइटर पायलटों की पहली पसंद माना जाता है। इसकी एक बड़ी वजह है इसकी इजेक्शन तकनीक, जो विमान के कम रफ्तार में होने के बावजूद आपात स्थिति में पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल देती है। अगर हमें राफेल जैसा सबसे आधुनिकतम और 4+ जनरेशन का जो आधुनिक एयरक्राफ्ट है, अगर ये हमारे एयरफोर्स को मिलता है तो हमारे एयरफोर्स के पास में इतनी काबिलियत है कि उससे हम बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। राफेल की पहली खेप को हरियाणा के अंबाला में तैनात किया जा रहा है, जबकि दूसरी खेप पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात होगी। राफेल की रफ्तार दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान के बराबर है। इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि भारत के अंबाला एयरबेस से पाकिस्तान के लाहौर तक की दूरी लगभग 265 किलोमीटर है और राफेल अगर अंबाला एयरबेस से उड़ान भरता है तो उसे लाहौर पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट का वक्त लगेगा, जबकि चीन की सीमा तक पहुंचने में इसे 15 मिनट का ही वक्त लगेगा। भारत को मिलने वाले राफेल में भारतीय वायुसेना के हिसाब से कुछ फेरबदल भी किए गए हैं, जिससे इसकी मारक क्षमता और ताकत में कई गुना का इजाफा हो गया है। राफेल की इन खूबियों की वजह से ये माना जा रहा है कि इस विमान के भारत की वायुसेना के बेड़े में शामिल होते ही चीन और पाकिस्तान दोनों पर रणनीतिक दबाव बढ़ जाएगा। इस एयरक्राफ्ट के आने से एक पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजिक जो मैप जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, पूरा एक रणनीति में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। आज के दिन में इस विमान के आ जाने से भारत की अपनी जो स्ट्रेटजिक सुपीरियरिटी एयर में है, एयर सुपीरियरिटी कहीं आगे बढ़ जाती है। भारत के पड़ोस में जिस तरह से दो बड़े दुश्मन और चालबाज देश बैठे हैं, उसे देखते हुए सेना को और मजबूत बनाए जाने की सख्त जरूरत है। राफेल उसी जरूरत को पूरा करता है। इसके साथ ही भारत ने सेना को मजबूत बनाने के लिए कुछ और कदम भी उठाए। भारत को रूस से जल्दी ही एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 मिलने वाला है। इसके अलावा भारत की फौज में कुछ दिन पहले ही अमेरिका की अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप शामिल की गई है और भारत ने जमीन से जमीन में मार करने वाली मिसाइल भी इजराइल से खरीदी है। भारत अपनी सेना को लगातार मजबूत बना रहा है। भारत ने जिन देशों से हथियारों के लिए समझौते किए हैं, उसमें रूस भी एक अहम देश है, जो कई किस्म के हथियार भारत को दे रहा है और इन हथियारों की डिलीवरी वक्त से पहले करने की कोशिश की जा रही है। रूस, चीन और भारत के बीच में ऐसी कोई बात नहीं करेगा, वो अपने मित्र राष्ट्र के साथ खड़ा होगा। और जैसा कि खबरें यह भी आ रही हैं कि समय के पहले जो भी आपूर्ति होगी सैन्य सामग्रियों की, वो आएगी। राफेल का पहला विमान 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद लेकर आए थे। दशहरे में राजनाथ सिंह फ्रांस गए, जहां उन्होंने शस्त्र पूजा की। इसके बाद विमान भारत लाया गया, जिससे भारत के फाइटर पायलट को ट्रेनिंग दी जा रही है। काली करतूतें, नींदें छोटी, खाल पतली, चादर मोटी, सस्ता खून, महंगी रोटी, नींदें काली, आत्मा रोती। घर में चोर छिपा हो तो रिपोर्ट कराओ, अपने घर की आग से खुद को बचाओ। पाकिस्तान आतंकियों को पालने की अपनी नीति में बदलाव नहीं कर सकता। भारत में 26/11 के मुंबई हमलों की साजिश रचने वालों में एक साजिद मीर से जुड़ी ताजा जानकारी चौंकाने वाली। एक ऐसा आतंकी जो पाकिस्तान की फौज का अफसर रह चुका है, एक ऐसा आतंकी जिसने भारत के खिलाफ एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची। उस साजिद मीर को बचाने के लिए पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत, पूरी सेना, पूरी सरकारी मशीनरी को झोंक चुका है। कहते हैं अगर कर्म काले हों तो चैन नहीं मिलता। पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी है। आतंकियों को पालने की पाकिस्तान की नीति खुद उसी के लिए सिरदर्द बन चुकी।
सबसे ज्यादा सुरक्षा कोई मुल्क अपने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को देता, लेकिन पाकिस्तान को उससे भी ज्यादा खर्च आतंकियों की सुरक्षा पर करना पड़ता है। आतंकियों की सुरक्षा पर पाकिस्तान की परेशानी है कि वो बिल्कुल डूबने के कगार पर है। अगर अमेरिका से मिलने वाली मदद बंद हुई तो भी पाकिस्तान की जेब खाली हो जाएगी। अगर एफएटीएफ ने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। अगर संयुक्त राष्ट्र ने पाबंदियां लगा दी तो हथियार तो क्या, अनाज भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान हर पल घबराए रहता है कि कहीं उसका झूठ बेनकाब ना हो जाए। मुंबई में धमाके कर भागने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। ऐसा कोई गैर कानूनी धंधा नहीं जिसका अपराध दाऊद के नाम दर्ज नहीं। लेकिन दाऊद को बचाने में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर एबटाबाद में हुआ अमेरिका का ऑपरेशन दुनिया के सामने आ गया। दुनिया जान गई कि खूंखार आतंकियों का अड्डा कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरकारें आतंकियों को सर आंखों पर बिठाकर रखती, उन्हें महफूज रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती। और अब साजिद मीर भी इसी कतार में शामिल हो गए। 26/11 हमलों के गुनहगार से दोस्ती निभाते इमरान। सर्जरी के जरिए साजिद मीर को बचाता पाकिस्तान। मुंबई हमलों में शामिल आतंकी का बहरूपिया प्लान। आज से 12 साल पहले मुंबई में आतंकियों ने कत्लेआम मचाया था। पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को धमाकों और गोलियों की आवाज से दहला दिया था। डेढ़ 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हाफिज सईद के गुर्गों ने भारत को गहरा जख्म दिया था, लेकिन हाफिज के साथ इन हमलों को अंजाम देने वाला एक गुनहगार आज भी पाकिस्तान में महफूज है। साजिद मीर नाम का यह आतंकी आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। हाफिज की ही तरह पाकिस्तान की सरकार और सेना ने साजिद मीर को पलकों पर बिठा रखा है। और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक दुनिया की नजरों से बचने के लिए साजिद मीर ने अपनी शक्ल बदल ली है। मुंबई हमलों के गुनहगार साजिद मीर पर पाकिस्तान की सेना और सरकार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। एक तरफ तो साजिद मीर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, तो दूसरी तरफ प्लास्टिक सर्जरी से उसके चेहरे को बदल दिया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर इमरान सरकार साजिद मीर को बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों कर रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया था। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को आतंकियों की मदद करने के लिए लताड़ लगाई थी। तो शायद यही वजह है कि आतंक का पैरोकार मुल्क पाकिस्तान अब जिहाद का खूनी खेल खेलने वालों को बचाने की कवायद में जुट गया है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI उन आतंकियों के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रही है जो भारत के खिलाफ उसके एजेंडे को धार देने में मदद करते हैं। तो इन्हीं आतंकियों में से एक नाम है साजिद मीर। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 26/11 मुंबई हमलों के गुनहगार साजिद मीर की प्लास्टिक सर्जरी कराई गई है। इससे पहले साल 2011 में भी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए साजिद मीर का चेहरा बदलने की खबर आई थी। सर्जरी के साथ साथ साजिद मीर का ठिकाना भी बार बार बदला जा रहा है ताकि उसके ठिकाने का किसी को पता न चल सके।
इसके अलावा साजिद मीर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तरह सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है। तो साजिद मीर वो है जो मास्टरमाइंड था मुंबई हमले का, जिसमें 160 लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, और इसको बचाने की पूरी मंशा पाकिस्तान की इसलिए है क्योंकि अगर ये पकड़ा जाता है, इसके बारे में और उजागर होता है, तो उसमें पाकिस्तान की पूरी पोल खुल जाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। अमेरिका ने लश्कर तैयबा के आतंकी साजिद मीर पर करीब 30 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। भारत की खुफिया एजेंसियां भी साजिद मीर को दबोचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने इस चहेते आतंकी को बचाने के लिए ना सिर्फ उसकी पहचान बदल रहा है, बल्कि उसे ऐसे सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है जिसे तोड़ पाना आसान नहीं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साजिद मीर को 7 स्तर का सुरक्षा घेरा मुहैया कराया गया है। इस सुरक्षा घेरे में पाकिस्तान आर्मी, ISI, पाकिस्तान रेंजर्स और स्थानीय पुलिस वाले शामिल हैं। साजिद मीर की सुरक्षा का इंचार्ज उसका हैंडलर और ISI का अधिकारी कर्नल समीर अली है। कर्नल समीर अली भी 26/11 हमलों में शामिल था और उस वक्त वो मेजर के पद पर था। वहीं साजिद मीर के कम्युनिकेशन और साइबर सेल की देखभाल सबूर करामात नाम का ISI का एजेंट कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना हाई प्रोफाइल टेररिस्ट का रहना, और अगर पकड़ा जाता है वो, तो बहुत सारी परतें खुल जाएंगी। पाकिस्तान के कितने सारे षड्यंत्र, पाकिस्तान की कितनी सारी साजिशें जो है उजागर हो जाएंगी। इसीलिए इसको इतनी भारी सुरक्षा प्रदान की गई है। मुंबई हमलों के गुनहगार साजिद मीर के पाकिस्तान में 2 ठिकाने हैं। पहला रावलपिंडी और दूसरा लाहौर। दोनों शहरों के बीच 350 किलोमीटर की दूरी है। सड़क के रास्ते सफर करने में 5 घंटे से भी कम का वक्त लगता है। लिहाजा साजिद मीर अपने नए चेहरे और सुरक्षा घेरे के साथ बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। दुनिया की नजरों से बचने के लिए साजिद मीर जानबूझकर अपना ठिकाना बदलता रहता है। आपको नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि मुंबई हमलों के गुनहगार साजिद मीर के पाकिस्तान में 2 ठिकाने आखिर हैं कहां। रावलपिंडी में साजिद मीर का पता है गार्डन विला हाउसिंग सोसाइटी, अड़ियल जेल रोड, रावलपिंडी। जबकि लाहौर में उसका पता है 27C ब्लॉक, अल फैसल टाउन, गंदा नाला, लाहौर। फौज में इसने नौकरी करी और उसके बाद में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तोयबा के साथ जुड़ा। ये ट्रेनिंग प्रदान करता था और लश्कर तोयबा के लिए हाई प्रोफाइल रिकॉग्निसेंस करता था। 2005 के अंदर इसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून का भी सर्वेक्षण किया था, और ये वो व्यक्ति था जिसने, जब ये मुंबई का हमला हो रहा था, तो ये डायरेक्ट जो डायरेक्शंस थे लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को, ये निरंतर प्रदान कर रहा था। भारत लगातार पाकिस्तान से आतंकी साजिद मीर को सौंपने के लिए कह रहा है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि आतंकी साजिद मीर पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। ऐसे में इमरान सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लिहाजा पाकिस्तान की सेना ने साजिद मीर का चेहरा बदल दिया। उसकी जान बचाने के लिए सुरक्षा। और ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अमिताभ सिन्हा। LAC पर तनाव के बीच भारत सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप, चीन के जो 59 मोबाइल ऐप हैं उन पर पूरी तरह बैन लगाने का फैसला किया है। उनमें टिकटॉक भी शामिल है। आपको याद होगा हमने खबर दिखाई थी टिकटॉक किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से उसके जरिए जासूसी हो रही है। ऐसी खबरें कई जगहों से आई थी। कहा गया ये फैसला देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए लिया गया है। तो अमिताभ, ये हमने जो आगाह किया था कि टिकटॉक जो के बारे में पता चला था, कई जगहों से खबरें आई थी, उसी को देखते हुए उसी तरह के और भी 59 ऐप पर यह पाबंदी लगाई गई है। किशोर, हम लोगों ने बहुत जोर शोर से चलाया था कि कैसे टिकटॉक समेत कई ऐप हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता पर सीधी चोट कर रहे हैं और कैसे यूजर्स का डेटा चुरा रहे हैं, और यही बात सरकार ने मानी है। और हम एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूज 18 इंडिया पर दिखाए जाने के बाद जिस तरह से हमें दिखाया, उसका असर कहा जा सकता है कि सरकार ने आज फैसला लिया है और इसको रिकमेंड करके इन 59 ऐप्स को बैन किया है। ये बहुत बड़ा फैसला है सरकार का। इसमें ज्यादातर चीनी ऐप्स हैं, जिसमें टिकटॉक सबसे बड़ा है। यूसी ब्राउजर जो उनका सबसे बड़ा ग्रुप, उनके सबसे बड़े ग्रुप का। ये किशोर, ये बहुत अहम फैसला है सरकार का।
का जो चीन को भी काफी प्रभावित करेगा। और इसके ये बैन लगाने का मतलब क्या, आप जिन लोगों के फोन में हैं वो क्या काम नहीं करेंगे या उनको डिलीट करना हो, कैसे चलेगा, कैसे लगेगा बैन? देखिए सीधे सर्टिन है, इनके पूरे सिग्नल्स को ही रोक दिया जाता है। अगर सरकार के पास जो सर्टिन है, इनका ग्रुप है जो तमाम चीजों को मॉनिटर करता है, वो इनको इस ग्रुप को ही मॉनिटर कर दे, इसको बैन कर देगा, इनके सिग्नल्स बैन कर देगा, तो आप इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे फिर। तो आपको टिकटॉक बैंड है तो इंडिया में इसके सारे मूवमेंट्स बैंड रहेंगे, चाहे इसके सिग्नल्स के मूवमेंट हो, तो लोगों को ऑटोमेटिक स्वतः ही इसको बंद करना पड़ेगा। जी, तो शुक्रिया अमिताभ आपका। टिकटॉक बैन हो गया, 59 ऐप बैन हो गए। टिकटॉक और इन सब से, खास तौर पर टिकटॉक से किस तरह का खतरा था वो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, देखिए। चालबाज चीन का यार नापाक पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी बनाया टिकटॉक को हथियार। कोरोना काल में पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। धोखा, फरेब और जालसाजी दोनों के डीएनए में है, तभी तो दोनों भारत के खिलाफ पाकिस्तान चीन का कर्जदार, उसका गुलाम है, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। और अपने आका चीन के एक इशारे, उसके एक फरमान पर कोरोना काल में भी पाकिस्तान की पूरी सरकारी मशीनरी ने भारत के खिलाफ साइबर वॉरफेयर यानी इंटरनेट की दुनिया पर एक जंग छेड़ रखी है। अपने आका की ही तरह पाकिस्तान ने भी उसके ही एक मोबाइल ऐप को भारत के खिलाफ एक हथियार बना रखा है। टिकटॉक ऐप यानी वही चीनी मोबाइल ऐप जिसके जरिए चीन भारत और दुनिया के अलग अलग देशों की जासूसी कर रहा है, और पाकिस्तान टिकटॉक ऐप के जरिए भारत में नफरत और झूठ का जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है। बात 2 महीने पहले हमारी भी एक रिपोर्ट आई थी जहां पे हजारों की तादाद में टिकटॉक के ऊपर वीडियोस वायरल किए गए जो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर शूट हुए थे, और जो हमारे डेटा में पाया कि पाकिस्तान से उनको अपलोड कराया गया भारत के मुसलमानों को लॉकडाउन के खिलाफ और कोरोना वायरस में टेस्टिंग के खिलाफ भड़काने के लिए। और ये बात पहले हफ्ते के लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब की है। वीडियोस में कहा गया कि मुसलमानों को, ये चीन का वो सीक्रेट हथियार है जिसके जरिए पहले तो वो लोगों की निजी जानकारी चुराता है, उसके बाद उसका इस्तेमाल उन्हीं लोगों के खिलाफ करता है। यानी इस हथियार के जरिए चीन सीमा से घुसपैठ नहीं करता है, बल्कि इंटरनेट के जरिए लोगों की जिंदगी में दाखिल होता है। अभी हाल ही में एप्पल के साइबर एक्सपर्ट ने टिकटॉक को निजी जानकारी चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। कमाल देखिए कि टिकटॉक ने सिर्फ ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि वो अपने ऐप से कॉपी करने वाला ये फीचर हटा देगी, यानी पहले चोरी फिर सीना चोरी। जून 2020 में ही दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर स्मार्टफोन कंपनियों में से एक एप्पल ने टिकटॉक पर यह आरोप लगाया कि उनके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने टिकटॉक ऐप को एप्पल आईफोन को इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजी जानकारी चुराते पकड़ा है। इसकी एक मिसाल आपको दिखाते हैं। इसमें साफ तौर पर एक यूजर टिकटॉक को सीधे मैसेज लिख रहा है कि वो उसके फोन से जानकारी ना चुराए। देखिए, जो अमेरिकी फ़ोन निर्माता कंपनी है एप्पल, जिसके आईफोन हम सब इस्तेमाल करते हैं, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग iOS इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने एक बेहद गंभीर आरोप ये लगाया है कि जो टिकटॉक की चाइनीज़ कंपनी है, जो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ये अपने जो इसके यूज़र्स हैं उनके पर्सनल डेटा के ऊपर ये थेफ्ट कर रहे थे और जासूसी कर रहे थे। दरअसल टिकटॉक की नीयत पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि टिकटॉक ऐप को बनाने वाली कंपनी बाइटडांस चीन की है। टिकटॉक के मालिक चीनी मूल के शख्स झेंग यिमिंग हैं। टिकटॉक ऐप को 2016 में चीन में लॉन्च किया गया था, लेकिन एक साल में ही टिकटॉक ऐप को चीन में बैन कर दिया गया। फरवरी 2019 में अमेरिका ने टिकटॉक पर नाबालिगों का निजी डाटा चुराने के आरोप में $6 मिलियन का जुर्माना लगाया था। अप्रैल 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने भारत सरकार से ऐप के जरिए अश्लील साहित्य को प्रोत्साहित करने का हवाला देते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। जो मोबाइल के ऊपर जब आप चैट करते हैं या कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो जो चीज़ आप टाइप कर रहे हैं वो वहाँ पे एक टेम्पररी मेमोरी के अंदर क्लिपबोर्ड पे वो जो है स्टोर होती है,
और ये जो कंपनी थी टिकटॉक के एंड्रॉयड के एक एसडीके के अंदर एक उसका मैनिपुलेट करते हुए, लाभ उठाते हुए कमजोरी का जो भी चीज़ आप टाइप कर रहे थे उसको वो जो है अपने सर्वर्स के ऊपर ले जाकर चुरा रही थी। इसका इस्तेमाल अगर आपकी जो प्राइवेट चैट्स हैं उसको पढ़ने के लिए, आप कोई बैंकिंग यूआरएल टाइप कर रहे हैं, आप किसी से कोई पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है टिकटॉक आपको बिना बताए जो है चाइना में अपने सर्वर के ऊपर ले जा रहा था। जानकारों का मानना है कि टिकटॉक ऐप के जरिए आपकी निजी जानकारी चुराने के बाद चीन के जासूस आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट से आपकी ही कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये शातिर आपकी ही निजी जानकारी को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके डेटा का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए किया जा सकता है। आपको एस्पियोनाज करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, अगर आप सेना के अंदर हैं तो आपकी लोकेशन के ऊपर जासूसी करने के लिए, मूवमेंट को देखने के लिए, आप किससे मिलते हैं, आपके जो खाली अभी जो टैक्स उठाने की बात आ रही है, ये तो पकड़े गए हैं। उसके अलावा जिस तरह की परमिशन एंड एप्लीकेशन के पास होती हैं, वो आपके मोबाइल में फोटो से लेकर SMS से लेकर हर चीज़ की परमिशन देते हैं। दुनिया भर में टिकटॉक पर करीब 50 करोड़ एक्टिव यूजर हैं और टिकटॉक पर यह आरोप है कि वो इन यूजर के डेटा को चोरी छिपे चीन के सर्वर पर भेज रहा है। इतना ही नहीं, आपका निजी डाटा चीन के टेंसेंट और अलीबाबा ब्राउजर के सर्वरों से भी शेयर किया जाता है। मतलब साफ है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए।